Hello students, friends, ladies and gentlemen. Today we have to start the fifth poem of class 12th poetry section, and the name of the poem is A Lament, composed by the romantic age poet P.B.SHELLEY. Let us first of all know something about the poet. आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें कक्षा 12 की अंग्रेजी की जो पोएट्री बुक है, पोएट्री सेक्शन है, उसकी जो 5वीं पोएम है अ लैमेंट, जो कि पी.बी. शेली के द्वारा लिखी गई है, इस कविता के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कवि के बारे में जानेंगे कि इस कवि की क्या क्या विशेषताएं हैं। अबाउट द पोएट, द फर्स्ट पॉइंट इज पी.बी. शेली इज अ रोमांटिक एज पोएट, यानी पी.बी. शेली एक रोमांसवादी कवि हैं, रोमांस काल के कवि हैं। He is inspired by the French Revolution which took place in 1789. फ्रांस की जो क्रांति हुई 1789 ईस्वी में, उस फ्रांस की क्रांति से बहुत ही ज़्यादा ये कवि प्रेरित था, प्रेरणा लिया था, उसमें इंटरेस्ट लेता था। Fought against conservative sections of society. As we know, French Revolution is also known as the age of reasoning, the age of science, the age of development. उस एज को हम लोग विज्ञान का युग, तर्क का युग, विकास का युग कहते हैं। तो जो बहुत से रिलीजियस पॉइंट्स थे, उसमें एक जो है अपोजिशन आ गया, एक जो है रीजनिंग आ गई, और इस तरह से उसे जो है कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो थे, जो रिलीजियस थे, जो एकदम जो है हार्ड एंड फास्ट थे, उनके प्रति इसको पंगा लेना पड़ा, उनके प्रति इसको संघर्ष करना पड़ा, और उनकी बहुत सी परेशानियों का इसको सामना करना पड़ा। The poet has to face the oppressions. He struggled with the conservative sections of society, and for this opposition, for this fight, he had to left England and settle in Italy. उसे आखिर में इंग्लैंड छोड़ना पड़ा और उसे इटली चले जाना पड़ा। He lost his relation with his father, first wife, due to atheistic nature. उसे जो है अपने इस atheistic, या कह सकते हैं थीस्ट मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो धर्म में, ईश्वर में विश्वास करता हो, जो आस्तिक हो। नास्तिक होने के कारण, ईश्वर में विश्वास न करने के कारण, साइंस और रीजनिंग में फेथ करने के कारण उसे जो है अपने पिता के साथ संबंध को तोड़ना पड़ा। उसकी पहली जो विवाह था, शादी थी, वो उसकी छूट गई, और उसके पास जितने धन दौलत थी, वो उसके पास आर्थिक संकट आ गया, मजबूरी आ गई, परेशानी आ गई, और इस तरह की हर परेशानी से जूझते हुए अंत में उसने इंग्लैंड को छोड़ दिया और इटली में जाकर बस गया। अब देयर वाज अ फियर इन द माइंड ऑफ पी.बी. शेली। पी.बी. शेली के मस्तिष्क में एक डर था, एक भय था। ऑफ व्हाट? ऑफ प्रीमैच्योर डेथ। When there is no father, when there is no mother, when there is no wife, when there is no native place, what will happen to a man? He will lead a life of unhappiness. He will lead a life of worry. He will lead a life of struggle. And he will lead a life of uneasiness. यानी ऐसा व्यक्ति जिसके माँ बाप, जिसकी बीवी, जिसका गांव, जिसका शहर, जिसका देश उससे छूट गया हो, अब उसका जीवन कैसा होगा? उदासी से भरा हुआ होगा, दुख से भरा हुआ होगा, विलाप से भरा हुआ होगा, संघर्ष से भरा हुआ होगा, और वक्त से पहले वो आदमी क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा। He became old, he became aged before old age, before the approach of old age. बुढ़ापा आने से पहले, बुढ़ापे का काल आने से पहले, कम उम्र की अवस्था में ही वो बूढ़ों जैसा लगने लगा। उसके सभी शरीर के सभी अंग जो है वो जो है एक तरह से स्टिल हो गए। अब उसे मृत्यु का डर उसे सताने लगा। He was always leading a life of fear of premature death. और अंत में हुआ भी यही
बहुत कम उम्र की अवस्था में, 29 साल की अवस्था में, वह एक जो है तूफान में, एक जो है बोट से सेलिंग कर रहा है, और ऐसी अवस्था में पानी की तेज हवा के तेज झोंके में उसको बहा ले गई और पानी में डूब गया। और इस तरह से ऐसे कवि का एक बहुत ही कम एज में जीवन का उसके अंत हो गया। इन दिस वे द पोएट वाज बोर्न इन 1792 एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। ही मेट अ प्रीमेच्योर डेथ at the age of 29 in 1822. Something about the poem. अब हम लोग कविता के बारे में कुछ जानते हैं। What is the poem? The first point is the poem is a lament. यह एक शोक गीत है, कविता। Written in 1821. इस कविता को सन 1821 ईस्वी में लिखा गया है। This is the last poem of the poet, written before death. यह कवि की आखिरी कविता है जो कि मृत्यु से पहले लिखी गई है। थर्ड पॉइंट इज द पोएट इज अफ्रेड ऑफ हिज प्रीमेच्योर डेथ। कवि हमेशा अब वक्त से पहले आने वाली अपनी मृत्यु से डर रहा है। मीन्स मौत का साया, द शैडो ऑफ डेथ इज ऑलवेज हॉवरिंग ओवर द पोएट। हर समय मौत का डर उसे सता रहा है कवि को। हिज यूथ हैड डेजर्टेड हिम। उसकी नौजवानी ने उसको बर्बाद कर दिया है, उसका साथ छोड़ दिया है। यानी नौजवानी ने नौजवानी की अवस्था में उसका साथ छोड़ दिया है और नौजवानी में ही वो बुढ़ापे की जैसी जिंदगी जी रहा है। द पोएट इज अनेबल टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ नेचर एंड नेचुरल थिंग्स। क्योंकि नौजवानी ने उसको छोड़ दिया है, त्याग दिया है, इसलिए कवि अपनी जो है प्राकृतिक चीज़ों का और प्रकृति का आनंद नहीं ले पा रहा है। He had become old in his young age. नौजवानी में वो बूढ़ा हो गया है। The figure of speech apostrophe is used in the opening line of the poem. और इस कविता की जो दो स्टैंजाज हैं, पहले स्टैंजा के ही बिगिनिंग, पहली पंक्ति में ही संबोधन अलंकार का यूज किया गया है, apostrophe का यूज किया गया है। संबोधन अलंकार apostrophe में क्या किया जाता है? शब्द के बाद संबोधन चिन्ह होता है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसको जो है एड्रेस किया जाता है, उसको संबोधन किया जाता है। इन दिस वे व्हाट द पोएम टेल्स। अब हम लोग कविता के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द लाइफ बिकम्स इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स, इन द एब्सेंस ऑफ वाइफ, इन द एब्सेंस ऑफ नेटिव प्लेस, एंड व्हेन द सोसाइटी रिजेक्ट्स अ पर्सन, हाउ द लाइफ बिकम्स, हाउ अनबियरेबल द लाइफ बिकम्स। यानी जब समाज, माता पिता, पत्नी और घर से आदमी अलग हो जाता है, उसका जीवन कितना दुखद हो जाता है, कितना दुखदाई हो जाता है, कितना शोक से भर जाता है, इसके बारे में कवि वर्णन करता है। एंड द पोएट डिस्क्राइब दैट इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स, इन द एब्सेंस ऑफ मनी, इन द एब्सेंस ऑफ हाउस, in the absence of love and care of the society, the life becomes unbearable, and this is the reason the poet has to leave his own native place, England, and he settled in Italy. There is no enjoyment of nature or natural things because the poet has become old in his young age. His young qualities, the qualities of spirit, the quality of you can say stamina, power has been lost due to the loss of father, due to the loss of first marriage, and due to loss of his native place. He is very you can say unhappy. He is leading an unhappy life, and he is thinking whether I can regain, whether I can recollect, whether I can go to my former place. It is impossible. My youth can't come back. My father can't come back. My wife, which I have lost, can't come back. And the financial things, the money and all the things, house which I have left, can't come back to me. So there is no use of life. The life is useless. The life is unbearable. All the things, the joy of winter, the joy of summer, and the joy of spring is meant for whom? Who is having wife, who is having the family, who is having his parents, and who is having his own native home, and who is loved by the society and society persons.
life is meant for them, and life is unbearable, life has no meaning, life has no joy for the poet, because he has been deserted by the society, by the family, by the father, and he left alone and is surviving in Italy. And as we know, at the age of only 29, he met his premature death. In this way, this is the end of the poet. तो इस कविता में का सेंट्रल आइडिया भी यही है। इस तरह से इन चीज़ों से आप सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं। अब हम लोग कविता के दोनों स्टैंजा को लाइन बाय लाइन उसका मीनिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे। आइए हम जो है कविता की पहला जो स्टैंजा है उसकी लाइन को एक बाय वन लाइन को पढ़ेंगे और उसके मीनिंग को समझेंगे। लेट अस स्टार्ट। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। यहाँ कवि जो है अपने बीते हुए ज़माने को, अपनी बीती हुई जिंदगानी को, अपने बीते हुए वक्त को रिमेंबर कर रहा है, रिकलेक्ट कर रहा है, याद कर रहा है। The poet is recalling the world, the time and the past life of his own. And in this first line of the poem, the figure of speech apostrophe has been used. कविता की इस पहली पंक्ति में संबोधन अलंकार का प्रयोग किया गया है। करें, हाय वो जमाना, हाय वो जिंदगी, हाय वो वक्त, on whose last steps I climb. The poet is having a fear that my life has come to an end. My life is going to finish as I have lost my father, as I have lost my wife, as I have lost my house, and I have lost my property. Everything has been lost. So what is the use of life? What is the meaning of sustenance of life? There is no use of sustenance of life in the absence of parents, house, wife and money. तो कह रहा है I am at the last verse, I am at the last moment. आखिरी समय में हूँ मैं, जिसके कि मैं आखिरी पड़ाव पर हूँ, जिंदगी के मैं आखिरी पड़ाव पे हूँ। On whose last steps I climb means मैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूँ। My death is near, my life is near to end. Trembling at that where I had stood before. अब सोच रहा है, कांप रहा है पहले के बारे में, अपनी जिंदगी के पहले के बारे में, कि जहाँ जो मेरी पहले की जिंदगी थी। At where I had stood before, जहाँ मैं पहले था, मीन्स मेरे पहले माता पिता, मेरा पहला घर, मेरी पहली बीवी, मेरी पहले की जगह, उसके बारे में जब वो सोच रहा है तो इसका दिल कांप उठता है, सिहर उठता है। When will return the glory of your prime? Prime means the earlier time, early time. Whatever my early life, my early time, which I have passed with my parents, which I have passed with my wife, which I have passed with the society of the good persons, it cannot come back. No more, oh never more. Means, now I can't recollect, I cannot regain, I cannot re-get all these things again. There is no chance of regaining my wife, regaining my parents, regaining my native place and regaining my financial things, whatever I have lost. इसका कोई उम्मीद नहीं है कि जिंदगी की पहली अवस्था जो मैंने गुजारी है वो दोबारा से मुझे मिल जाए। इस तरह से हमने पहले स्टैंजा में देखा किस तरह से कवर किया है। अब हम जो है स्टैंजा नंबर 2 को देखेंगे। स्टैंजा नंबर 2 को कवर करते हैं, देखते हैं ध्यान से। स्टैंजा नंबर 2। Out of the day and night a joy has taken flight, fresh spring and summer and winter hope move my faint heart with grief, but with delight no more of never. Now there is no happiness of day, there is no meaning of day and night for me. Day and night are equal for me, as the joys of day and the joys of night have no meaning for me in the absence of my parents, in the absence of my country, in the absence of my house, and in the absence of my wife. Everything has lost.
So what is the meaning of day? What is the meaning of night? And what is how I can feel joy? How I can feel happiness in the absence of these things? There is no meaning of any season, spring season or summer season or winter season. All are at its peak. Every season is at its peak, showing its response, but the response of the season has no meaning for me in the absence of all the things which I have lost. And my heart is slow, my heart is grieved, my heart is hurt, and I can feel the pang, agony, grief of the loss of my everything. So there is no happiness with me. Oh, that happiness can never be recollected, never can be regained. उस खुशहाली को, उस अच्छे दिन को मैं दोबारा पा नहीं सकता हूँ, मुझे मिल नहीं सकता है, ये मेरी ज़िंदगी बेकार है. In this way, the overthinking of the poet, the over sadness of the poet, the over burden on the poet has made the poet old, even in his young age. And as we know, in the last, the poet dies at a premature death at the age of 29. So this is the meaning of the second stanza. In this way, अब इस जो पोएम को मैंने समझा दिया है, इसका सेंट्रल आइडिया. आप घबराने की बात नहीं है, अपने से आप कोशिश करेंगे सेंट्रल आइडिया को लिखने का. अगर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना नहीं आएगा तो लास्ट में जितनी भी पोएम्स है सबका सेंट्रल आइडिया मैं एक जगह भेज दूंगा. लेकिन अभी मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप अपने से कोशिश करें, मेहनत करें, जो मैंने बताया है उसको रिकलेक्ट करके सेंट्रल आइडिया लिखने. एक तरह से मैं फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? पोएम का सेंट्रल आइडिया ये बताना चाह रहा है, in the absence of parents, in the absence of wife, in the absence of society, when society neglects a man, when society rejects a man, the life of a man becomes unbearable. The life of a man becomes sad. The life of a man becomes full of agony, grief. And these things make him old, even if he is young. And there is no pleasure, there is no happiness, there is no joy. Even all the things of joy, all the things of happiness are present before him. So for leading a happy, prosperous and joyful life, the main needs are good society, parents, and if married, wife, children, and positive response. These are the things which are needed to sustain life in a healthy way. This is the central idea of the poem. इस तरह से मैंने इसको कवर किया. अब आप सभी लोगों को ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस पोएम को ओपन करें वीडियो लेक्चर को देखने के लिए, सबसे पहला काम ये है वो लाइक बटन को प्रेस जरूर करें. दिस इज फॉर मी, फॉर माई हार्डशिप, फॉर माई वर्क. यू हैव शोन लाइक, प्रेस द लाइक बटन. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो.